स्वागत है आप सब लोगों का मेरे YouTube चैनल प्रोफेसर की क्लास पे। साथियों, अब यहाँ पे जो भी क्लासें होंगी वो की सारी प्रोफेसर की क्लास ठीक है ना, इस पे होंगी। जो ज्ञान गंगा नाम है ये बहुत लोग ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं, तो ये नाम यूज़ करना ठीक नहीं है। इसीलिए अब ना चाहते हुए भी इस नाम को हमें बंद करना पड़ेगा। अब ये प्रोफेसर की क्लास से सारी क्लासें पॉलिटिकल साइंस वाली होंगी और इसी नाम से ही आपका वेबसाइट भी तैयार हो रही है। ठीक है, वेबसाइट जहाँ पे आपको बहुत ढेर सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर होंगे। ठीक है ना, क्वेश्चन पेपर वहाँ पे मिलेंगे आपको और सॉल्व मिलेंगे, पीजीटी के भी मिलेंगे, डीएसएसबी वगैरह, ये जितने भी इस तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं वहाँ पे सारे के सारे मिलेंगे। आपको नोट्स वहाँ पे मिलेंगे और भी बहुत महत्वपूर्ण जानकारी वहाँ पे आपको वेबसाइट्स पे मिलेगी साथियों। ठीक है, तो प्रोफेसर की क्लास पे अब जो भी होगा प्रोफेसर की क्लास पे होगा। ज्ञान गंगा पे अब नहीं हो पाएगा, वो मेरी मजबूरी है। आपको अगर इससे कोई दिक्कत हुई हो तो उसके लिए मैं क्षमा क्षमा मांगूंगा। नंबर 2 दोस्तों, आज हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति शुरू कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक सिद्धांत हो गए और आपके संबंध। ठीक है ना, तो इसको हम करेंगे। तो थोड़ा सा देरी हुई, इसके लिए मैं आप लोगों से माफ़ी चाहूँगा कि जो भी देरी हुई। लेकिन उससे पहले मैं ज़रा सा जिन लोगों ने मुझे नॉलेज दी है, चाहे वो राजनीति की हो, चाहे वो कोई भी व्यवहारिक नॉलेज हो, जिन लोगों को मैं फॉलो करता हूँ या जिन लोगों को से मैंने ये नॉलेज लिया है, यहाँ तक पहुँचा हूँ जिनकी बदौलत, मैं उन लोगों का आप लोगों के समक्ष जरूर उनको लेके आना चाहूँगा। तो दोस्तों, सर्वप्रथम मैं अपने गाइड, सुपरवाइज़र, पीएचडी सुपरवाइज़र डॉक्टर इंद्रमणि से आप लोगों को मिलाना चाहूँगा। सर वीएसएसडी कॉलेज, छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी के अंदर में सीनियर प्रोफेसर हैं। सर 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 की नॉलेज ही नहीं, सर का स्वभाव भी इतना सरल और इतना उच्च है कि मेरे पास उतने पर्याप्त शब्द नहीं है कि मैं उनकी तारीफ कर सकूं। लेकिन वाकई में सर का स्वभाव इतना सरल और इतना उच्च है कि मुझे अपने इस एजुकेशन के लाइफ में मुझे काफ़ी लोग मिले, मुझे सर जैसा नहीं मिला कोई। सर बहुत अच्छे से गाइड करते हैं, बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं। तो सर का स्वभाव और सर की नॉलेज दोनों बहुत उच्च किस्म का हैं। सर पॉलिटिकल साइंस के हैं और सर मुझे मार्गदर्शन कर रहे हैं, पीएचडी के लिए मेरा मार्गदर्शन कर रहे हैं। तो मैं बहुत ऊपर वाले का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूँगा, सर का बहुत ज़्यादा शुक्रिया करूँगा कि मुझे डॉक्टर इंद्रमणि जैसे सर सुपरवाइज़र के रूप में, गाइड के रूप में, एजुकेटर के रूप में या मार्गदर्शक के रूप में मुझे प्राप्त हुए। बहुत लकी हूँ, सर का बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद मैं दूसरे अपने सर से मिलाऊंगा, डॉक्टर विनुधर रोतिया। इनसे मैं बहुत प्रभावित हुआ। सर पेपर 1 की तैयारी करवाते हैं, नेट की पेपर 1 की, है ना, पेपर 1 की तैयारी करवाते हैं और लॉ 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 के सर प्रोफेसर हैं, रायपुर यूनिवर्सिटी से, शायद रायपुर यूनिवर्सिटी से सर प्रोफेसर हैं। सर से मेरी कई बार फ़ोन पे बात हुई है, फ़ोन पर ही ज़्यादातर बात होती है, व्हाट्सएप पे भी बात होती है। अगर आप लोगों को अगर पेपर 1 पढ़ना है तो आप विनुधर रोतिया सर से पढ़ सकते हैं। बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, इस तरह से पढ़ाते हैं जिस तरह से बच्चे को समझ में आए। तो ये लॉ के और इनके आपका पेपर 1 की तैयारी करवाते हैं। इनका अपना लॉ ऑर्डर एंड सिविल राइट, लॉ ऑर्डर एंड सिविल राइट के नाम से ऐप भी है और यूट्यूब चैनल भी है, यूट्यूब चैनल भी है। नाम मात्र की फीस लेते हैं साथियों ये। ठीक है, तो मैं इनसे बहुत प्रभावित हुआ जब चारों तरफ नेगेटिविटी थी। मैं फुल टाइम जॉब करता था, इतना टाइम होता नहीं था कि मैं पढ़ाई कर पा रहा हूँ।
तो हर कोई एजुकेटर ये कहने से हिचकता था कि मैं नेट भी कर पाऊँगा। हर कोई कहता था कि मैं नेट भी कर पाऊँगा, इस कहने से हिचकता था। और लेकिन सर ने मुझे विश्वास दिलाया कि मैं भी नेट जीआरएफ कर सकता हूँ, और इन्हीं की बदौलत मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, है ना। तो मैं इस लायक हुआ कि मैं भी पीएचडी कर सकूँ, तो सर का उसमें हाथ है, तो सर का बहुत बहुत आभार। उसके बाद प्रीति शर्मा मैडम हैं। ये बेसिकली आपको लग रही होंगी कि ये कम एज की हैं, ठीक है, लेकिन इनकी एज पे मत जाना। मैडम को पॉलिटिकल साइंस की, पोल साइंस की बहुत अच्छी नॉलेज है। पोल साइंस की बहुत अच्छी नॉलेज है। मैं इनसे ज़्यादा नहीं पढ़ पाया, कुछ महीने ही पढ़ पाया और कुछ यूनिट ही पढ़ पाया। कुछ इनके शायद व्यक्तिगत कारण हो या जो भी कारण हो, उस वजह से इन्होंने अब नहीं पढ़ाती हैं। लेकिन अगर कभी आपको इनके मार्गदर्शन में पढ़ने का मौका मिले, इनसे पढ़ने का मौका मिले, ज्ञान मिले, नॉलेज मिले, तो ले लेना। बहुत अच्छे स्वभाव की हैं मैडम, ठीक है। तो ये हैं, तो मेरे गाइड, मेरे मार्गदर्शक इंद्रमणि सर, जिनके बारे में मैंने आपको इंट्रोड्यूस करवाया। इनके लगभग 24 रिसर्च पेपर पब्लिश हो चुके हैं। वैदर रोतिया सर जी भी बहुत नॉलेजेबल हैं, और मैडम हैं। ये लोग इन लोगों का काफ़ी विशेष योगदान रहा है। इसके बाद मनोज बेनीवाल सर हैं, आपके राजस्थान वाले। उनसे भी मैंने काफ़ी कुछ सीखा। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं अपनी क्लास स्टार्ट करूँगा, ये ख़त्म करूँगा ये वाला लेसन। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने मुझे यहाँ तक पहुँचाने में मेरी बहुत हेल्प की है, और डॉक्टर इंद्रमणि सर का विशेष शुक्रिया। वो मेरे गाइड के रूप में अगले मेरी पीएचडी और ज़िंदगी के आगे भी मेरे साथ रहेंगे, मेरा मार्गदर्शन करेंगे। मुझे आपके मार्गदर्शन की बार बार आवश्यकता पड़ेगी। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, है ना। तो कुछ ये थोड़े से वो वर्ड्स हैं, इनको एक बार थोड़ा समझेंगे कि ये वर्ड्स क्या हैं। अच्छा, मेरा मटेरियल कहाँ से होगा? ये जो मैडम है, प्रीति मैडम है, वहाँ से है मेरे पास मटेरियल। सर ने दिए हैं कुछ मटेरियल, वो है। उसके अलावा कई सारी बुक्स हैं, बीएल फडिया, और आपका बीएल फडिया की बुक है, वहाँ से लिया है, ठीक है। तपन बिस्वाल, उनकी बुक से कुछ लिया है। तो एक मिला जुला एक मिश्रण है, ठीक है ना, मिश्रण है। कोशिश की है कि मतलब जो आपको समझ में आए वही चीज़ें मैंने वहाँ से उठाई हैं, आपको समझ में आ जाए, और जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है। तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति क्या है? एक्चुअली अंतर्राष्ट्रीय राजनीति ज्ञान की ऐसी शाखा है जिसमें राष्ट्रों के मध्य राजनीति के सैद्धांतिक पक्ष जो होते हैं और व्यवहारिक पक्ष होते हैं, उनका अध्ययन किया जाता है, ठीक है ना। अब जैसे सैद्धांतिक पक्ष क्या हो सकते हैं? सिद्धांत होता है, उदारवादी सिद्धांत होता है, मार्क्सवादी सिद्धांत, यथार्थवादी सिद्धांत हो गया, आदर्शवादी सिद्धांत, ये सारे सिद्धांत होते हैं। तो इन सिद्धांतों को समझा जाता है। और व्यवहारिक पक्ष कि व्यवहार में क्या हो रहा है, ठीक है ना, कि भाई शीत युद्ध में किस तरह से महाशक्तियों ने व्यवहार किया, बाकी जो अन्य राष्ट्र थे उनका क्या व्यवहार था, ठीक है। और आपका यूनाइटेड नेशन कैसे काम करता है, सार्क कैसे करता है, आसियान कैसे काम करता है, क्या फर्क पड़ता है उसका अन्य की राजनीति पे। तो ये व्यवहारिक पक्ष होता है। तो अंतर्राष्ट्रीय नीति अध्ययन की एक ऐसी शाखा है जिसमें सैद्धांतिक और व्यवहारिक पक्ष का अध्ययन किया जाता है। यही अंतर्राष्ट्रीय राजनीति कहलाती है साथियों। अब अंतर्राष्ट्रीय संबंध क्या है, रिलेशन क्या है? तो इसके अंतर्गत विभिन्न राष्ट्रों के मध्य राजनीति के व्यवहारिक पक्ष का अध्ययन किया जाता है कि भाई व्यवहार में वो क्या कर रहे हैं, ठीक है ना। व्यवहार में बीच में उनके व्यवहारों के बीच में क्या संबंध है, ठीक है, व्यवहारिक पक्ष कैसा है, इसका अध्ययन किया जाता है अंतर्राष्ट्रीय संबंध के अंतर्गत। अंतर्राष्ट्रीय मामले कैसे हैं? तो भाई जिसमें राष्ट्रों के मध्य आपसी आर्थिक तकनीकी संबंधों का विशेष रूप से अध्ययन किया जाता है, ठीक है ना। कौन कौन से? आर्थिक और तकनीकी, ठीक है ना। आजकल आर्थिक और तकनीकी पे बहुत महत्व दिया जाता है। आर्थिक समझौते किए जाते हैं, तकनीकी आदान प्रदान से संबंधित समझौते किए जाते हैं राष्ट्रों के बीच में। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं की भूमिका का विशेष रूप से किया जाता है, जैसे आपका आईएमएफ हो गया, ठीक है ना। और
इस तरह के जो संस्थान है WTO हो गया, उनका अध्ययन किया जाता है, ये कैसे कार्य करते हैं और इनका क्या प्रभाव पड़ता है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पे। तो इनकी भूमिकाओं का विश्लेषण किया जाता है। विश्व राजनीति में इसमें महाशक्तियों की संख्या और भूमिका का अध्ययन किया जाता है। विश्व राजनीति एक ध्रुवीय हो सकती है, द्विध्रुवीय हो सकती है और बहुध्रुवीय। मतलब पावर ज़्यादातर एक के पास होगी तो एक ध्रुवीय हो जाएगा। अगर पूरे विश्व में दो लोग हैं जो सर्वोच्च पावर रखते हैं, जैसे आपका शीत युद्ध के टाइम में USA और सोवियत संघ, ठीक है ना, सोवियत संघ, ठीक है ना, ये दोनों थे, तो द्विध्रुवीय हो गई। और अब बहुध्रुवीय होते हैं, कई सारे देश पावरफुल बन जाते हैं, कई सारे आपको दिखने लगते हैं, ठीक है ना। जैसे कि आपके टाइम में हम देख सकते हैं कि जैसे कि अमेरिका और रूस तो था ही, उसके बाद धीरे धीरे अपनी प्रेजेंस जो है वो चीन भी बढ़ा रहा है, भारत भी एक तरफ अंतर्राष्ट्रीय मंच पे आपको नजर आने लग गया है। तो इस तरह से क्या हो गया, ये राजनीति बहुध्रुवीय हो जाती है, मतलब बहुत सारे शक्ति के केंद्र नजर आने लगते हैं। अब कुछ कोटेशंस हैं, इनको एक बार हम समझ लेते हैं। फरीद जकारिया है, ठीक है ना, ये कैसे हैं, इन्होंने क्या किया है कि भाई इन्होंने विश्व की राजनीति का अध्ययन करने वाले विद्वान हैं, और इनकी पुस्तक का नाम है पोस्ट मॉडर्न वर्ल्ड 2009, ठीक है ना, 2009, पोस्ट मॉडर्न वर्ल्ड, पोस्ट अमेरिकन वर्ल्ड। इनका कथन है कि भाई आज जो अमेरिका का पतन हो रहा है ना, इसका कारण है कि भाई वहाँ की जो अमेरिका की जो जनता है, युवा पीढ़ी है, वो क्या कर रही है, वो नशाखोरी का शिकार हो रही है, नशा ज़्यादा करने लगी है, और वहाँ की अर्थव्यवस्थाओं पे बाहरी लोगों का प्रभाव या नियंत्रण बढ़ रहा है। अब आपने देखा कि भारत से भी बहुत सारे लोग वहाँ पे काम करने जाते हैं, नासा में अलग-अलग देशों के वैज्ञानिक काम कर रहे हैं, वहाँ पे अलग-अलग देशों से आए हुए डॉक्टर काम में लगे हुए हैं, इंजीनियर्स, IT सेक्टर में बहुत बहुत जगह पे लगे हुए हैं। तो क्या हो गया कि इससे इससे क्या हो रहा है कि अमेरिका की वहाँ की अपनी जनता जो अपनी जो युवा पीढ़ी है वो तो नशाखोरी का शिकार हो रही है, और बाहर के जो युवाएं हैं वो जाके वहाँ की अर्थव्यवस्था पे नियंत्रण कर रहे हैं, काम धंधे में लगे हुए हैं। तो वो कमाएंगे तो पैसा, अगर भारत से अगर कोई जा रहा है कमाने वहाँ पे, तो वो कमा के पैसा कहाँ लाएगा, हिंदुस्तान में ही लेके आएगा। तो क्या हो रहा है कि वहाँ की अर्थव्यवस्था पे बाहरी लोगों का नियंत्रण अब बढ़ रहा है। तो इससे क्या हो रहा है, अमेरिका का पतन हो रहा है, ठीक है ना। और जबकि भारत और चीन जैसे महाराष्ट्र महाशक्ति बनने की ओर है। मतलब अब ये भारत और चीन जैसे देश ये क्या कर रहे हैं, ये बहुत तेजी से विकास कर रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है कि राजनीति एक ध्रुवीय से बहुध्रुवीय राजनीति की ओर बढ़ रही है, ठीक है। उसके बाद आते हैं मिस्टर बांचा। हो सकता है नाम में थोड़ा फर्क हो, क्योंकि अलग अलग पुस्तकों में थोड़ा बहुत फर्क आ जाता है, ठीक है ना, ठीक है ना। तो आप वो ध्यान रखना। वर्तमान में अमेरिका का पतन हो रहा है, लेकिन ब्रिक्स ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ठीक है ना, ब्रिक्स का मतलब ये होता है ये 5 देशों का समूह है, राष्ट्र महाशक्ति बनने की ओर गमन कर रहे हैं। अंतरराष्ट्रीय राजनीति एक ध्रुवीय से बहुध्रुवीय हो रही है, ठीक है ना। ये कह रहे हैं कि ब्रिक्स जो राष्ट्र हैं, ब्राजील हो गया, रसिया हो गया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, ये क्या हो रहे हैं कि अब ये धीरे धीरे विकास कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, और अमेरिका क्या हो रहा है, धीरे धीरे पीछे की तरफ जा रहा है। तो क्या हो रहा है, अमेरिका का पतन हो रहा है और ब्रिक्स राष्ट्र महाशक्ति बनने की ओर अग्रसर हो रहे हैं। उसके बाद ईरैंडन आता है। इनके अनुसार वर्तमान में अमेरिका का पतन हो रहा है और इब्सा, ठीक है ना, जैसे राष्ट्र महाशक्ति बनने की ओर अग्रसर हो रहे हैं। ये भी वही बात, कमोबेश वही बात कर रहे हैं। ब्रेजेनेस्की, अमेरिका का प्रभुत्व बना रहेगा। ये कहते हैं भाई अमेरिका का तो प्रभुत्व भविष्य में बना रहेगा, परंतु भारत और चीन, ठीक है ना, भारत चीन जैसे राष्ट्र महाशक्ति की ओर गमन हो रहे हैं। मतलब ये तो एक अमेरिका जो है ये तो पावरफुल रहेगा ही, लेकिन ये जो भारत हैं, भारत और चीन, ये क्या होंगे कि अब ये भी, इनकी भी ताकत बढ़ेगी, ठीक है ना, ये भी महाशक्ति की ओर बनने की ओर वो करेंगे, अग्रसर हो रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं ये भी, ठीक है ना। भारत की अर्थव्यवस्था देखो कितनी मजबूत हो गई है, और चीन की भी सेम वही हालत है, ये मजबूत होते जा रहे हैं। तो क्या होगा कि ये जो मॉडल है ना, एक ध्रुवीय वाला मॉडल, ये क्या होगा, बहुध्रुवीय मॉडल में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है ना। अब आगे भविष्य में 20-25 साल बाद, 20-25-30 साल बाद क्या होगा कि 3 ध्रुव होंगे,
ठीक है। एक तरफ होगा क्या बोलते हैं, एक तरफ क्या होगा, अमेरिका होगा, ठीक है, अमेरिका होगा, दूसरी तरफ क्या होगा, इंडिया होगा, और तीसरी तरफ क्या होगा, चाइना होगा, ठीक है ना, चाइना होगा। तो ये क्या होगा कि बहुध्रुवीय वाली व्यवस्था बन जाएगी। अंतरराष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय सिद्धांत का लक्ष्य क्या है, लक्ष्य राष्ट्रीय हित को प्राप्त करना है, ठीक है ना। ये बात याद रखना, अंतरराष्ट्रीय के जितने भी सिद्धांत है उसमें क्या है, वो राष्ट्रीय हित को महत्व देते हैं, राष्ट्रीय हित को प्राप्त करना चाहते हैं, ठीक है। और अंतरराष्ट्रीय राजनीति में क्या पाया जाता है, विवाद पाया जाता है, झगड़ा होता रहता है इनके में, ठीक है ना कोई सबके बीच में होगा। ये बंटा जुमनेल क्या कहता है, विवादों को अंतरराष्ट्रीय राजनीति का मूल तत्व कहता है। तो एक क्वेश्चन यहाँ से बन रहा है कि बंटा जुमनेल किसको अंतरराष्ट्रीय राजनीति का मूल तत्व कहता है, ठीक है ना। तो आपके सामने होगा विवाद, ऑप्शन होगा विवाद पहला, दूसरा होगा आपका सहयोग, तीसरा संगठन, चौथा कोई भी शक्तिशाली राष्ट्र, शक्ति। तो आप याद रखना कि भाई विवाद जो है, विवाद क्या है, अंतरराष्ट्रीय राजनीति का मूल तत्व है। तो ये आप ये बात याद रखना, यहाँ से इसी तरह से ही क्वेश्चन वो बना देते हैं, खासतौर पर पीजीटी में तो बिल्कुल इसी तरह के ही क्वेश्चन आ जाते हैं। अब विवाद दो प्रकार के होते हैं, एक सतही प्रकृति के होते हैं, किसके होते हैं, सतही प्रकृति के, ये सामान्य और साधारण विवाद होते हैं, ठीक है। और ये क्या होते हैं कि आपस में बात करके, सहयोग करके सुलझ जाते हैं, सतही प्रकृति के जो विवाद होते हैं, ठीक है। लेकिन दूसरे होते हैं कठोर प्रकृति के विवाद। क्या कठोर प्रकृति के विवाद, ये हमेशा युद्ध से ही होंगे, युद्ध से ही हल होंगे, संघर्ष के माध्यम से होंगे, ये बातचीत से नहीं होता है, ठीक है। तो ये थे आपके आदर्श इस अंतरराष्ट्रीय राजनीति के बारे में हमने समझा। अब हम दूसरा अपना लेते हैं इसी में ही, आदर्शवादी उपागम, कि भाई आदर्शवादी उपागम क्या है, इसको हम समझेंगे। ये यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं बहुत अच्छे, चाहे नेट हो, चाहे आपका सेट हो, पीजीटी हो, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, और एमए वाले बच्चों के लिए भी बहुत जरूरी है। अब आदर्शवाद है, इस उपागम का जन्म जो है 18 सितंबर में माना जाता है, 18वीं शताब्दी है वो, सितंबर नहीं है, सॉरी टाइपिंग मिस्टेक हो गई होगी, शताब्दी में माना जाता है दोस्तों। और ये भी माना जाता है कि अमेरिका और फ्रेंच की क्रांति का मुख्य से प्रेरणा स्रोत का जो मुख्य प्रेरणा स्रोत था ना, वो क्या था, वो आदर्शवाद का ही स्रोत था, ठीक है। अभी धीरे धीरे आपको इसकी पूरी की पूरी तस्वीर क्लियर होगी कि आदर्शवाद होता क्या है और कैसे काम करता है, ठीक है ना। तो थोड़ा सा इस पे कंसंट्रेट करना, ध्यान से समझने की कोशिश करना। सन 1775 में कॉन्डरसेट ने अपनी पुस्तक में एक ऐसी व्यवस्था की कल्पना की थी जिसमें युद्ध के लिए कोई स्थान ना हो, ना विषमता के लिए और ना ही अत्याचार के लिए। तो कॉन्डरसेट जो है 1775 में, 18वीं शताब्दी में, इन्होंने अपनी पुस्तक के अंदर मतलब एक ऐसी कल्पना की थी जिसमें क्या क्या हो कि युद्ध के लिए कोई जगह ना हो, विषमता ना हो, अत्याचार जैसे ना हो, क्योंकि इनसे ही आपका जो विषमता होगी, अत्याचार होगा, तो ये वहाँ पे युद्ध भी अपने आप आ ही जाएगा, संघर्ष भी अपने आप आ ही जाएगा। तो इन्होंने ऐसी कल्पना की कि जिसमें क्या हो, युद्ध ना हो, युद्ध का कोई स्थान ना हो, विषमता ना हो और अत्याचार ना हो। उनका विश्वास था कि मनुष्य अपनी बुद्धि, शिक्षा और विज्ञान के उपयोग से इतनी उन्नति कर लेगा कि भावी समाज में हिंसा, हत्या, अनैतिकता, सत्ता लोलुपता और शक्ति के लिए संघर्ष की भावना सर्वथा लुप्त हो जाएगी। अब ये क्या कह रहे हैं कि देखो भाई कि जब जैसी आदमी बुद्धिमान होगा, शिक्षित हो जाएगा और विज्ञान उन्नत हो जाएगा, ठीक है ना, विज्ञान का उपयोग जो होगा काफी अच्छे तरीके से होगा और उन्नत विज्ञान होगा, तो क्या होगा, समाज में हिंसा। अब ये तो जाहिर सी बात है, अगर आप बुद्धिमान आदमी कभी युद्ध नहीं करता है, ठीक है ना, शिक्षित आदमी कभी युद्ध नहीं करता है, कभी संघर्ष नहीं करता है, अनैतिक कार्य नहीं करता है और सत्ता का लालच नहीं करता है, ठीक है, शक्ति के लिए संघर्ष भी नहीं करता है वो। तो वो ये कह रहे हैं कि जब भाई आदमी जब उन्नति कर लेगा, विज्ञान का उपयोग करेगा,
और आपका बुद्धिमान होगा, शिक्षित होगा, तो क्या होगा, समाज में हिंसा, हत्या, अनेकता और सत्ता लोलुपता, मतलब सत्ता के लिए संघर्ष वगैरह, ये सारी चीजें क्या होंगी, समाप्त हो जाएंगी। ये कह रहा है कौन, कह रहा है, कॉन्डरसेट कह रहा है। आदर्शवाद भविष्य के ऐसे अंतरराष्ट्रीय समाज की तस्वीर पेश करता है जो शक्ति, राजनीति, अनेकता और हिंसा से सर्वथा मुक्त हो। मतलब आदर्शवाद का मानना है कि भाई अंतरराष्ट्रीय समाज में शक्ति राजनीति, मतलब शक्ति के लिए जो संघर्ष है वो नहीं होता है, अनैतिकता नहीं होती और हिंसा नहीं होता है। आदर्शवाद की मान्यता है कि वर्तमान समय में अंतरराष्ट्रीय संघर्षों का निवारण शिक्षा और सुधार के प्रयोगों से हो सकता है। मतलब अंतरराष्ट्रीय राजनीति जो संघर्ष हो रहे हैं उनको शिक्षा के माध्यम से और सुधारों के माध्यम से क्या किया जा सकता है, समाप्त किया जा सकता है। ठीक है। अंतरराष्ट्रीय राजनीति में आदर्शवाद उपागम का संबंध क्या होना चाहिए से है। मतलब ये आदर्शवाद, ये एक आदर्शवादी विचार है कि क्या होना चाहिए, हमें कैसा होना चाहिए, ये कल्पना में है। ठीक है ना, ठीक है, क्या है, ये कल्पना में है। ये आज अभी हो क्या रहा है, क्या है, उसमें विश्वास नहीं करते हैं। अभी क्या चल रहा है, नहीं, अभी युद्ध है, संघर्ष है, मन मुटाव है, ये उसके ऊपर जोर नहीं देते हैं। ये भविष्य पे ऊपर जोर करते हैं, कल्पना के ऊपर जोर देते हैं कि भाई कैसा विश्व होना चाहिए। विश्व हिंसात्मक होना चाहिए, सबके बीच में प्रेम और शांति होनी चाहिए। ठीक है ना, ये आदर्शवाद का वो है। अब आदर्शवादी किस पे काम करते हैं कि न्याय की स्थापना कैसे हो, विश्व में शांति कैसे आए और युद्धों का उन्मूलन कैसे किया जाए। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग किस तरह से विकसित हो सकता है, शक्तिशाली राज्य द्वारा शक्तिहीन राज्यों का शोषण किस प्रकार से समाप्त किया जा सकता है। ये इनका इनका जो है, इनका कार्य करने का जो है एरिया यही है। ठीक है। आदर्शवादी उपागम संस्थावादी विधि अध्ययन, कहाँ गए पेन, अंतरराष्ट्रीय संबंधों में समस्याओं को हल करने के लिए आदर्शवाद जो है वो 3 बातें सुझाता है। ठीक है ना, 3 बातें सुझाता है। नैतिकता के सिद्धांतों को अपनाना, परंपरागत शक्ति का उन्मूलन करना। मतलब नैतिकता के जो सिद्धांत है हमें उन्हें अपनाना चाहिए। हमारी नैतिकता क्या कहती है, नैतिक जो सिद्धांत है उन पे चलना चाहिए। नैतिक सिद्धांत क्या है, प्रेम, शांति, अहिंसा पे बल देता है ना। और परंपरागत शक्ति राजनीति का उन्मूलन करना चाहिए कि हमें शक्ति प्राप्त करने के लिए हम अनैतिक कार्य कर रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं, शोषण कर रहे हैं, इनको हमें क्या करना चाहिए, नकार देना चाहिए। ऐसे दलों को समाप्त करने का प्रयत्न करना जो सर्वाधिकारवादी प्रवृत्ति को बढ़ावा देते हैं। और किनको समर्थन देना, लोकतांत्रिक संस्थाओं को या दलों को बढ़ावा देना। ठीक है। विश्व सरकार की स्थापना करना। ठीक है ना, जैसे क्या हो गया आपका यूनाइटेड नेशंस, ऐसी सरकार की स्थापना करना कि जो विश्व सरकार हो और 2 राज्यों के बीच में अगर कोई झगड़ा, कोई परेशानी, कोई दिक्कत है तो वो उनको सोल्व करे। ठीक है ना। आदर्शवादी अंतरराष्ट्रीय राजनीति को एक ऐसा साधन मानते हैं जिसका उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय शांति, व्यवस्था और न्याय की स्थापना करना है। तो ये बच्चों, ये वर्ड्स याद रखना, अंतरराष्ट्रीय शांति, व्यवस्था और न्याय की स्थापना करना। प्रथम विश्व युद्ध के उपरांत किए गए अंतरराष्ट्रीय संबंधों में, चलो इसमें इतना नहीं है, आपको मैं ये दे दूंगा, पढ़ लेना। मोटे तौर पर देखा जाए तो आदर्शवादी दृष्टिकोण का संबंध अंतरराष्ट्रीय संबंधों की राजनीतिक नैतिकता, विश्व व्यवस्था, अरे भैया पीछे जाओ, इतना जल्दी क्यों भाग रहे हो, हमें जल्दी नहीं है, तुम्हें जल्दी है। हाँ, मोटे तौर पे अगर देखते हैं अगर मोटे तौर पे हम देखें तो अंतरराष्ट्रीय आदर्शवादी दृष्टिकोण का संबंध अंतरराष्ट्रीय संबंधों में राजनीतिक नैतिकता, मतलब राजनीतिक नैतिकता पे, विश्व सरकार पे और विश्व संघवाद पे, अंतरराष्ट्रीय लोकमत से है। ठीक है ना, तो ये सारे आप बात याद रखना। ठीक है ना, दृष्टिकोण का संबंध किससे, आदर्शवादी दृष्टिकोण का संबंध राजनीतिक नैतिकता से है। ऐसी सरकार से है जो विश्व सरकार हो। विश्व संघवाद से है, संघवाद के अंदर में क्या होता है कि एक सर्वोच्च सरकार होती है और उसके अंदर में कई छोटी छोटी सरकारें होती हैं। ठीक है ना, वो स्वायत्त होती हैं। ठीक है, तो इस तरह की विश्व संघवाद से है। ठीक है ना, भारत में क्या है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट है, दूसरा राज्य सरकारें हैं, तो उसी तरह की बात ये कर रहा है। और अंतर्राष्ट्रीय लोकमत से है, ये शांति और न्यायपूर्ण विश्व सरकार में विश्वास करता है। किसमें, शांति में और न्यायपूर्ण विश्व में, और विश्व शांति की स्थापना करना चाहता है। इस दृष्टिकोण, इस मान्यता पर विश्वास करता है कि
मजबूत अंतरराष्ट्रीय संस्था की स्थापना विश्व समस्याओं का समाधान कर सकती है। मतलब अगर कोई ऐसी मजबूत अंतरराष्ट्रीय संस्था बना दें, है ना, तो उससे क्या होगा कि जो विश्व में अलग अलग राज्यों के बीच में जो समस्याएं आती हैं, जो दिक्कतें आती हैं, है ना, उसको क्या किया जा सकता है, उसको समाप्त किया जा सकता है। यह उपागम विवेक और आशावाद में अधिक विश्वास करता है। ठीक है ना, कहता है ना, अभी हमने डिस्कस किया था पीछे कि ये क्या कहता है कि जैसे मनुष्य विवेकी होता जाएगा, है ना, शिक्षित होता जाएगा, वैज्ञानिक तकनीकों का उपयोग करेगा, तो क्या होगा कि ये समाज से अहिंसा, युद्ध वगैरह ये सारी चीजें समाप्त हो जाएंगी, जिसे यूटोपिया की स्थापना का प्रमुख लक्ष्य था। ठीक है ना, मतलब ऐसा काल्पनिक समाज बनाना। ठीक है ना, यूटोपिया मतलब काल्पनिक। वस्तुतः राजनीतिक यथार्थ आदर्शवाद कल्पनावाद का ही एक रूप है। ठीक है ना, तो कल्पनावाद के निकट कौन है, वो है आपका आदर्शवाद। ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा और इसके अंदर से डीप से हम समझने की कोशिश करेंगे, जहां से क्वेश्चन आते हैं। इस आदर्शवादियों की कुछ मान्यताएं या विशेषताएं हैं। ठीक है ना, मान्यताएं या विशेषताएं हैं, क्या है, अंतरराष्ट्रीय राजनीति शांति व सुरक्षा का समर्थन करती है। यह क्या कहते हैं कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति में जो है क्या है कि शांति और सुरक्षा का ये समर्थन करती है। यह सहयोग व नैतिकता के बल देती है। मतलब ये क्या है कि भाई अलग अलग राष्ट्र आपस में सहयोग करेंगे और नैतिकता के सिद्धांतों का पालन करेंगे। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय राजनीति में क्या होगा कि अलग अलग देश एक दूसरे का सहयोग करेंगे। ठीक है, कोई देश सहयोग कैसे होगा, वो तकनीकी के माध्यम से भी हो सकता है और व्यापार के माध्यम से भी हो सकता है और अन्य माध्यम में भी हो सकता है कि जैसे भाई कहीं पे किसी देश में क्या हो गया, अकाल पड़ गया, सूखा पड़ गया, तो दूसरे देश उसको अनाज वगैरह ये सब दे देंगे और उसकी मदद कर देंगे। ठीक है, ये राष्ट्रों के मध्य अंतर्निर्भरता का समर्थन करता है। मतलब ये कहता है कि भाई जो विभिन्न राष्ट्र हैं वो एक दूसरे के ऊपर अंतर्निर्भर हैं। ठीक है ना, तो ये बात काफी हद तक सही भी है। ठीक है ना, बहुत सारे देश ऐसे हैं जिनके पास तेल नहीं है, तो वो तेल के लिए दूसरे देशों पे निर्भर हैं। ठीक है ना, और वो देश भी किसी ना किसी चीज के लिए अन्य देशों पे निर्भर है। अभी यूक्रेन में युद्ध चल रहा है। ठीक है ना, तो क्या हो गया कि उसके ऊपर हमला करने के कारण यूक्रेन बहुत ज्यादा गेहूं का निर्यात करता था, तो अब भारत को काफी देशों को गेहूं देना पड़ रहा है। ठीक है ना, तो क्या है, इस तरह से एक दूसरे पे हम लोग निर्भर हैं। अब ये क्या है कि ये कहते हैं कि ये जो है ये युद्ध का उन्मूलन करती है। ठीक है, समाज ये क्या बोलते हैं, आदर्शवादी तो वैसे युद्ध पसंद नहीं करते। ठीक है ना, ये युद्ध पसंद ही नहीं करते, युद्ध को ये किनारे करते हैं। ये यूएनओ जैसी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का समर्थन करते हैं, क्योंकि ये अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं विभिन्न देशों के मध्य में सामंजस्य स्थापित करती हैं, कोई समस्या कोई विवाद है उसको दूर करती हैं और युद्ध जैसे माहौल को समाप्त करती हैं। ये विश्व सरकार का समर्थन करते हैं, ऐसी सरकार का समर्थन करते हैं जो पूरे विश्व की सरकार हो। ठीक है ना, अगर कोई एक सरकार होगी, अभी क्या है कि भाई अमेरिका अपनी चलाता है, रूस अपनी चलाता है, भारत अपनी चलाता है, फ्रांस, इंग्लैंड और आपका चीन, पाकिस्तान, ये सब अपनी अपनी चलाते हैं। अगर कोई एक ऐसी विश्व सरकार हो जिसका इन सभी राज्यों पर नियंत्रण हो, तो एक विश्व सरकार की स्थापना हो जाएगी और फिर क्या होगा, युद्ध जैसा माहौल समाप्त हो जाएगा। ठीक है, और एक यहाँ पे ये देखिए आदर्शवादियों के प्रमुख समर्थक कौन कौन सा है, ये वुड्रो विल्सन है। ठीक है ना, ये बहुत सबसे नंबर 1 है, हचेसन है, आर्थर मूरे है, कांट और ग्रीन। ठीक है ना, तो ये 3 नाम तो आप जानते ही होंगे, कांट, ग्रीन और वुड्रो विल्सन। हचेसन को याद रखना, आर्थर मूरे को भी आप याद रखना, ये 5 नाम। ठीक है ना, तो ये दोस्तों ये 5 नाम आपको बहुत काम आएंगे। यहीं से क्वेश्चन आएगा, पूछेगा सीधे आपसे कि निम्नलिखित में से क्या क्या पूछेगा, निम्नलिखित में से कौन आदर्शवाद का समर्थक नहीं है, वाद का समर्थक नहीं है। ठीक है ना, नहीं है, और आपको ऑप्शन दे देगा, एक वुड्रो विल्सन देगा, विल्सन, दूसरा ऑप्शन देगा आपको कांट, तीसरा ऑप्शन ग्रीन, चौथा ऑप्शन आपको दे देगा कोई भी उठा के दे, जैसे लॉग दे दिया। ठीक है ना, तो आपको याद रखना है कि कौन कौन से हैं, वुड्रो विल्सन है, हचेसन है, आर्थर मूरे है, कांट है, ग्रीन है,
तो इसमें कौन सा ऑप्शन हुआ? लॉक नहीं हुआ। इसी तरह से ही क्वेश्चन बनेगा। पीजीटी में सीधे इसी तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं। पीजीटी में सीधे ऐसे क्वेश्चन पूछता है, और ये क्वेश्चन आए भी हुए हैं कई बार। अब व्यवहारवादी क्रांति के परिणाम स्वरूप जो है ना, ये दो प्रकार निकल के आए। आदर्शवादी सिद्धांत की दो शाखाएं का जन्म हुआ। एक हो गया शांति अनुसंधान दृष्टिकोण, और दूसरा विश्व व्यवस्था दृष्टिकोण। अब शांति अनुसंधान में क्या है कि भाई यह राष्ट्रों के मध्य सहयोग संबंधी तथ्यों के संकलन पर बल देती है। अर्थात राष्ट्रों के मध्य वार्ता समिति के गठन, कि भाई राष्ट्रों के मध्य एक वार्ता समिति का गठन कर दिया जाए, तो क्या होगा कि अगर कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, कोई समस्या है, कोई संघर्ष है, तो वो क्या होगा? समाप्त हो जाएगा। ठीक है ना? वार्ता के जरिए वार्ता समिति होंगी, वो उन समस्याओं के बारे में गहन अध्ययन करेंगी और किसी नतीजे पे पहुंचेंगे, और इस तरह से क्या होगा कि वो समस्या समाप्त हो जाएगी। इस दृष्टिकोण के समर्थक कौन है? कॉन्डरसैट है। तो ये भी बात याद रखना। दूसरा क्या है? विश्व व्यवस्था दृष्टिकोण। राष्ट्रों के मध्य सहयोग संबंधी तथ्यों के संकलन के साथ साथ उनके क्रियान्वयन पे। ठीक है ना? ऐसा नहीं कि आप समिति बना के छोड़ दो, उनके क्रियान्वयन पे भी बल देना है। ठीक है ना? ये ऐसा कहते हैं। इस दृष्टिकोण के समर्थक कौन है? फॉग हैं और मैडलोविच हैं। ये थोड़ा नाम में होता है, अलग अलग बुकों में मात्राओं का या कुछ थोड़ा बहुत माइनर सा फर्क आ जाता है, तो इसमें कोई वो नहीं है। हो सकता है कि कुछ में ये ऐसे लगा होता है इस तरह का ऊपर, तो आप उससे वो मत करना, मैंने आपको गलत बताया है। क्योंकि अलग अलग किताबों में जब अलग अलग चीज़ होती है तो समझ में नहीं आता है कि मैं कौन सा लिखूं, है ना? तो आप इस चीज़ का ध्यान रखना। अब आदर्शवादी सिद्धांत की बहुत बड़ी कमी ये है कि जो संघर्ष जो है ना, अलग अलग राज्यों के बीच में संघर्ष होता है ना, इसको किनारे कर देता है। ये इसको स्वीकार ही नहीं करता कि भाई राष्ट्रों के मध्य संघर्ष होता है। ठीक है ना? ये कहता है कि राष्ट्र तो क्या है? विवेकी हैं, समझदार हैं, शिक्षित हैं, अपना अच्छा बुरा समझते हैं, इसीलिए इनके मध्य क्या होगा? संघर्ष होगा ही नहीं। लेकिन जो है कि इसका महत्व ये है कि अंतर्राष्ट्रीय ये राजनीति में सहयोग को बढ़ावा देता है, नैतिकता को बढ़ावा देता है। ऐसा नहीं कि सारे राष्ट्र हर समय संघर्ष करने के चक्कर में रहते हैं, नहीं, सहयोग भी निकल के आता है। रूस और भारत के बीच में कितना सहयोग हुआ आप ये जानते हैं। इस समय हमारे अमेरिका के साथ कैसे संबंध है, कितना सहयोग हो चल रहा है दोनों के बीच में, ये भी आप समझते हैं। और दोनों के बीच में नैतिकता भी काफ़ी हद तक है। तो ये ऐसा आदर्शवाद का ऐसा नहीं है कि मतलब कि ये संघर्ष पक्ष की अवहेलना करता है तो इसका महत्व ही खत्म हो गया, नहीं। सहयोग और नैतिकता ये दोनों चीजें हैं, ये तीनों चीजें चलेंगी, संघर्ष, सहयोग और नैतिकता, ये सब चलती रहेंगी राष्ट्रों के बीच में। अंतरराष्ट्रीय राजनीति के अंदर में कोई किसी का दोस्त नहीं है, कोई किसी का दुश्मन नहीं है। ठीक है ना? जैसी स्थिति होगी वैसे ही संबंध डेवलप होंगे। ठीक है? पहले क्या था कि 1991 तक हम रूस के काफ़ी करीब रहे। ठीक है? फिर सोवियत संघ का हम विघटन हुआ, उसके बाद हमारे ऊपर भी काफ़ी दिक्कत थी, कर्ज काफ़ी था, विकास काफ़ी कम हो रहा था। तो हमने फिर क्या किया कि पूंजीवादी मॉडल अपनाया, हमने विकास भी किया। आज 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 के टाइम में हमारी यूरोप से फ्रांस हो गया, चाहे अमेरिका हो गया, इनसे बहुत अच्छे संबंध हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमने अपने पुराने मित्र रूस को किनारे कर दिया। रूस भी आज भी हमारा मित्र है, लेकिन समय समय की जरूरत होती है। अंतरराष्ट्रीय राजनीति में कोई स्थायी शत्रु नहीं होता है और कोई स्थायी मित्र नहीं होता है, समय के हिसाब से बदलते रहते हैं। आप पाकिस्तान को देखते हैं तो आज से 20-25 साल पहले तक पाकिस्तान अमेरिका की गोद में झूलता था। ठीक है ना? उसकी गोद में बैठा रहता था। लेकिन आज की डेट में क्या है? वो चाइना की गोद में जा के बैठ गया है। ठीक है? तो ये अंतरराष्ट्रीय राजनीति है। यहाँ पे शत्रु, आज शत्रु है, कल दोस्त हो जाएगा, कल फिर परसों शत्रु हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं दोस्तों। ठीक है? तो क्या होगा? अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में संघर्ष भी होगा, सहयोग भी होगा, नैतिकता भी होगी। तो मैंने आप लोगों को मोटी मोटा आज आदर्शवाद के बारे में बताया है। आदर्शवाद क्या करता है? आपका नैतिकता पे बल देता है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाने पे बल देता है, और विश्व सरकार का समर्थन करता है। ठीक है? अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का समर्थन करता है, युद्ध को नकारता है। तो ये सारी विशेषताएं आदर्शवाद की हैं। ठीक है ना? कल्पना के ऊपर आधारित है, लेकिन इसका भी अपना महत्व है साथियों। ठीक है? तो आज के लिए साथियों इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए लेक्चर के साथ। लेकिन दोस्तों उससे पहले मैं आप लोगों को कुछ कहना चाहूँगा कि साथियों, मैं ये पूरा का पूरा करवाऊंगा आपको, ऐसा नहीं है कि बीच में, सीरीज सीक्वेंस से पूरा का पूरा करवाऊंगा। पीपीटी सारी तैयार हो गई है, पीपीटी सारी तैयार हो गई है। और मैं अभी जो आप देख रहे हैं, ये मेरा स्टूडियो है, ये व्हाइट बोर्ड है, ये ग्रीन कलर का पर्दा है, लाइटिंग की पूरी व्यवस्था है यहाँ पे।
और बहुत सारी बुक्स, बहुत कुछ है यहाँ पे, ठीक है। कोई ऐसी नहीं कि मतलब पूरा का पूरा स्टूडियो ये तैयार है, ठीक है। तो ये सारा मैंने इसीलिए किया है कि मैं आप लोगों को बहुत आसानी से यहाँ पे क्लास दे सकूँ। वाईफाई जोन है, कोई दिक्कत नहीं है, स्पीड बहुत अच्छी है। कम से कम यहाँ पे 60-70 बुक्स होंगी, नोट्स हैं, सब कुछ है यहाँ पे। तो ये जो है ना अंतर्राष्ट्रीय राजनीति जो है ना, ये पूरा का पूरा होगा, ठीक है। अगले 40 दिन तक, 40 से 45 दिन तक मैं आपके साथ रहने वाला हूँ, कंटिन्यूअस आपके साथ रहने वाला हूँ। हफ्ते में 2 या 3 दिन हो सकता है कि मैं ना लूँ, लेकिन 4 क्लास तो आपकी होंगी, ठीक है ना। 4 क्लास हर कीमत पे हर वीक होंगी। तो आज से स्टार्ट हो गई हैं ये, हर हर वीक में 4 क्लासें, 4 से 5 क्लासें होंगी। अभी ये पूरा हफ्ता तो पूरा इसकी पूरा चलेगा, ठीक है ना। 6-7 क्लासें कंटिन्यूस में आपको दूंगा। कल यथार्थवाद पे डिस्कशन करेंगे, फिर उसके बाद किस पे करेंगे, आपका उस पे व्यवहारवाद पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर छोटे छोटे जो और भी दृष्टिकोण है उन पे हम चर्चा करेंगे। लेकिन साथियों, आप लोगों को एक काम करना है कि मैं जब इतनी मेहनत कर रहा हूँ, तो ये अभी कितने 218 हमारे पास सब्सक्राइबर हैं यूट्यूब पे, ठीक है ना, यूट्यूब पे, ठीक है, यूट्यूब पे 218 है। इसको इस कोर्स के दौरान अगले 40-45 दिनों में हमें 500 प्लस करना है। क्या करना है? 500 प्लस करना है दोस्तों। तो ये कोई मुश्किल काम नहीं, बहुत आसान काम है। फ्री में आपको लेक्चर दे रहा हूँ, फ्री में पढ़ाई हो रही है, आपको फ्री में नोट्स भी मिलेंगे। अगर और कोई समस्या है, कोई डाउट है, तो वो भी डाउट सेशन भी होगा एक, डाउट क्लियरिंग सेशन भी होगा एक, ठीक है ना। तो मैं आप लोगों के लिए बहुत कुछ लेके आऊँगा, ठीक है। और आप ये 500 सब्सक्राइबर जो हैं, ये यहाँ तक हमें पहुँचना है, ये आपकी और मेरी दोनों की मिल की जिम्मेदारी है। मेरी जिम्मेदारी है कि मैं पूरा का पूरा कोर्स करवाऊँ, ठीक है ना, बीच में अधूरा नहीं छोड़ूंगा, पूरा का पूरा कोर्स करवाऊंगा। और ये 500 प्लस तक पहुँचाना ये आप लोगों की जिम्मेदारी है, ठीक है ना। मैं इतना बढ़िया क्वालिटी, इतना काम कर रहा हूँ, तो मुझे भी इसका थोड़ा सा आप वो कीजिए, ठीक है। और आप लोग जैसे जैसे बढ़ते हैं, सब्सक्राइबर बढ़ते हैं, वैसे वैसे क्या बोलते हैं, मेरा उत्साह भी बढ़ता है, ठीक है ना। क्या होता है, शिक्षक की पहचान किससे? छात्रों से। अगर छात्र नहीं है तो शिक्षक नहीं है। तो ये 218 से नहीं भाई, ये हम अगले अगले 40 से 45 तक हम 500 प्लस सब्सक्राइबर करेंगे। और प्लस में हम उसी समय डिसाइड करेंगे कि आगे हमें क्या पढ़ना है, ठीक है ना। क्या पढ़ना है, हमें कॉम्परेटिव पॉलिटिक्स पढ़नी है, थ्योरी पढ़नी है, वेस्टर्न पढ़ना है, इंडियन पढ़ना है, या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ना है, ठीक है। तो क्लास पूरी की पूरी होंगी, लेकिन मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि भाई मैं 40-45 दिन तक आपके साथ रहने वाला हूँ, और कम से कम 25 से 30 लेक्चर होंगे ही होंगे। ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन 25 से 30 लेक्चर, 30 से ऊपर ही लेक्चर होंगे, 30 लेक्चर मान के चलो, क्योंकि डाउट क्लियरिंग सेशन होगा, फिर एमसीक्यू होगा, पीवाईक्यू होगा। तो ये सारी चीज़ें होंगी, तो इससे 30 से ऊपर ही होंगे, उसमें कोई वो नहीं है। लेकिन जब इतना कुछ हो रहा है, तो ये भी होना चाहिए, ठीक है ना, ये भी होना चाहिए, ठीक है। तो आप सभी लोगों का धन्यवाद, आपने प्रोफेसर की क्लास जो है ऑनलाइन, मेरा चैनल है, इसको आपने देखा। और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है ना। तो अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ कल के दिन। जय हिंद।